स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बच्चों करेंगे पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। हर एक फ्लावर के अंदर 4 होल्स होते हैं, यानी कि 4 सेट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जो कैलिक्स है वो सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट होल होता है और इसके मेंबर्स को हम सेपल्स भी बोल देते हैं, जिसे आप हिंदी में बाह्यदल पढ़ते थे, जो जनरली ग्रीन कलर का होता है और बिल्कुल पत्ते जैसे होते हैं। और जब आपका फूल कली होता है, मतलब पूरी तरह से फूल नहीं बनता, उस टाइम ये उसके बाहर मौजूद होते हैं और उसको प्रोटेक्शन देते हैं। और जब आपका फ्लावर खिल जाता है तो ये बाहर की तरफ निकल आते हैं। अब ये जो कैलिक्स हैं ये गैमोसेपलस भी हो सकते हैं, पॉलीसेपलस भी हो सकता है। गैमोसेपलस का मतलब होता है कि जो सेपल्स हैं कई बार वो आपस में चिपके हुए होते हैं, मतलब अगर आप एक भी सेपल हटाओगे तो वो सारे ही अफेक्ट होते हैं। और कई बार ये सेपल्स बिल्कुल अलग अलग भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं, तब हम इसे बोलते हैं पॉलीसेपलस। देन नेक्स्ट आता है बच्चों कोरोला। कोरोला को हम पेटल्स यानी कि पंखुड़ियाँ भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि फ्लावर्स में जो उनकी पंखुड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर से कलर की होती है, बहुत ब्राइट कलर की होती है, जैसे रेड, पर्पल, पिंक। वो इस वजह से होती है क्योंकि वो जितने ज़्यादा कलरफुल होंगी उतना ही इंसेक्ट्स उनकी तरफ आकर्षित होंगे और उतने अच्छे से वो पॉलिनेशन यानी कि परागण कर पाएंगे। तो कैलिक्स की तरह जो कोरोला है ये भी गैमोपेटलस और यूलपॉलीपेटलस, मतलब कि जो पेटल्स है वो जुड़े हुए भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जो ये पंखुड़ियाँ हैं इनकी शेप और कलर अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होता है और कई बार इनकी शेप ट्यूबुलर होती है, कभी इनकी शेप बेल शेप हो सकती है, कभी फनल शेप, व्हील शेप, मतलब हमें बहुत सारी वैरायटीज में देखने को मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब होता है द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स ऑन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल, कि दूसरे मेंबर्स के कंपैरेटिवली किसी भी फूल के अंदर सेपल्स और पेटल्स किस तरीके से अरेंज है, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। अब यहाँ पे आपको इन सब की डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन देखने से पहले आपको ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे एस्टिवेशन को क्लियर करने के लिए नीचे 4 डायग्राम्स दिए हुए हैं। अगर आप ध्यान से इन डायग्राम्स को देखो तो इस डायग्राम में जो ग्रीन वाला पार्ट है वो सेपल्स है और जो ये कलरफुल पार्ट है ये पेटल्स हैं। तो यहाँ पर आपने इनकी पोजीशन को नोटिस करना है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो सेपल्स में यानी कि ग्रीन वाले पार्ट में तो आपको कोई फर्क नहीं लगेगा, आपको सारे एक जैसे लगेंगे। अब आप पेटल्स को देखो। पहले वाले केस में, पहले वाला जो केस है दैट इज द वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है, व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन अ होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, कि मतलब जो सेपल्स और पेटल्स है वो बिल्कुल दूर दूर हैं, सिर्फ उनका जो मार्जिन है यानी कि बाउंड्री, सिर्फ वो वहां पर एक दूसरे को हल्का सा टच करते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं होती, मतलब एक के ऊपर दूसरा नहीं चढ़ा होता, जैसे कि इस एग्जाम्पल होता है कैलोट्रोपिस। दूसरा जो है ट्विस्टेड होता है। ट्विस्टेड में क्या होगा, यहाँ पर एक का मार्जिन दूसरे वाले के ऊपर ओवरलैप करेगा, मतलब एक पेटल जो है वो दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, फिर दूसरे पे तीसरा, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है एक ऑर्डर में चढ़े हुए हैं, तो दिस इज ट्विस्टेड। अब कई बार ऐसा भी होता है कि सेपल्स या पेटल्स की मार्जिन एक दूसरे को ओवरलैप तो करती है लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ट्विस्टेड वाले में हमने क्या देखा था, पहले के ऊपर दूसरा, दूसरे पे तीसरा, देन तीसरे पे चौथा, देन चौथे पे पांचवा, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हो रहा था। इम्ब्रिकेट में क्या होगा, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, कई बार पहले पे दूसरा, कभी दूसरे पे तीसरा, कभी चौथे पे तीसरा, मतलब इस तरीके से अलग अलग ऑर्डर में भी हो सकता है। इसका एग्जांपल है कैशियन गुलमोहर। और लास्ट आता है बच्चों वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में क्या होता है, वैक्सिलरी में टोटल 5 पेटल्स होती हैं। एक पेटल होती है जो सबसे बड़ी है, वो सबसे बड़े वाली पेटल 2 लेटरल पेटल्स को ढक लेती है, उन 2 लेटरल पेटल्स को बोलते हैं विंग्स। और फिर वो 2 लेटरल पेटल्स 2 और छोटी छोटी पेटल जिसे कील बोलते हैं उनको ओवरलैप कर लेंगे, मतलब जो सबसे छोटे वाली पेटल्स हैं वो कील है, उन दोनों पेटल्स को ओवरलैप किया विंग्स ने जो थोड़े से बड़े थे, और इन सब को ओवरलैप किया सबसे बड़े वाली पेटल ने जिसको हम स्टैंडर्ड पेटल बोलते हैं। सो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज वैक्सिलरी। तो ये 4 टाइप के एस्टिवेशन है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि किसी भी फ्लावर के अंदर
पेटल्स और सेपल्स किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। इसके बाद बच्चों बात आती है एंड्रोइशियम की। एंड्रोइशियम जो है वो मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें जनरली स्टेमन्स आते हैं। आप ऐसे याद रखो कि इसके पीछे मैन शब्द आ रहा है, तो मैन शब्द आ रहा है तो इसका मतलब कि ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक स्टॉक होती है, यानी कि एक लंबा सा हिस्सा होता है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और इसके आगे एंथर होता है। एंथर जो है वो जनरली बाइलोब्ड होता है, मतलब एंथर में इस तरीके से 2 लोब्स होते हैं और हर एक लोब के अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पोलन सेल। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इस टाइप से एंथर का स्ट्रक्चर होता है और इसमें ऐसे टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। इन चैम्बर्स को बोलते हैं पोलन सैक, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स यानी कि परागकण बनते हैं। अगर कोई स्टेमन स्टेराइल है, मतलब उसके अंदर पोलन ग्रेन्स नहीं बन रहे, तो उसे हम बोलेंगे स्टेमिनोड। फ्लावर के अंदर जो स्टेमन्स हैं कई बार ये पेटल्स वगैरह के साथ जुड़े भी हो सकते हैं और कई बार ये बिल्कुल फ्री भी हो सकते हैं। अगर ये पेटल्स के साथ चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे एपिपेटलस, जैसे कि ब्रिंजल, या एपीफिलस भी हो सकते हैं। जब ये पेरियंथ मतलब सेपल्स और पेटल्स अगर जुड़े हुए हों तो इसको आप एपीफिलस भी बोल सकते हो। फ्लावर में जो सेपल्स है अगर ये बिल्कुल फ्री है तो इन्हें हम पॉलीएंड्रस बोलते हैं, और ये जुड़े हुए भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया। अब अगर ये स्टेमन्स आपस में इकट्ठे होकर एक गुच्छा बना लेते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं मोनोएडल्फस, और अगर 2 बंडल्स में गुच्छा बनाते हैं तो उसे डाईएडल्फस, अगर बहुत सारे बंडल्स में अरेंज कर ले तो पॉलीएडल्फस। इसके अलावा कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी फिलामेंट की लेंथ में फर्क हो, मतलब फिलामेंट्स भी कोई लंबा कोई छोटा हो सकता है, जैसे कि मस्टर्ड। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इसमें एक या एक से ज़्यादा कार्पेल्स हो सकते हैं, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी जो है सबसे आप कह सकते हो स्वेलिंग वाला सबसे मोटा पार्ट है जो बेस पे होता है। उसके ऊपर जो पतली सी ट्यूब होती है दैट इज द स्टाइल, और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज द स्टिग्मा। तो स्टिग्मा जो है स्टाइल के टिप पे होता है जो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। हर एक ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हो सकते हैं। अब ये ओव्यूल्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये ओव्यूल्स जो हैं इनके आसपास एक फ्लैटेंड सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। अगर किसी ओवरी में एक कार्पेल से ज़्यादा है और अगर वो फ्री है, मतलब सारे दूर दूर हैं, तो उसको हम बोलेंगे एपोकार्पस, और अगर वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं तो उसे हम बोलेंगे सिनकार्पस। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स हैं वो तो बीज यानी कि सीड बना देता है, और जो ओवरी है वो फ्रूट बना देती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों प्लेसेंटेशन। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि इस चैप्टर में आपकी बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं जो द अरेंजमेंट से स्टार्ट हो रही हैं। किसी में आपने पढ़ा होगा अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, किसी में आपने पढ़ा होगा अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। तो आपने ये डेफिनेशंस बहुत ध्यान से करनी है। तो प्लेसेंटेशन का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, की ओवरी के अंदर ओव्यूल्स किस तरीके से अरेंज है। तो जनरली जो प्लेसेंटेशन है ये 5 तरह की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आ जाया करता है। तो 5 टाइप की प्लेसेंटेशन हो सकती हैं, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। आप इनको डायग्राम से इजीली समझ सकते हो। जो सबसे पहली प्लेसेंटेशन है बच्चों दैट इज द मार्जिनल। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होगा, द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज, कि यहाँ पर जो ओवरी है उसकी तरफ जो प्लेसेंटा उसने एक रिज मतलब एक लाइन बना ली, और उस रिज के ऊपर ओव्यूल्स ग्रो करते हैं। जैसे मटर के दाने होते हैं एक स्टिक के साथ जुड़े होते हैं, उस तरीके का अरेंजमेंट होता है, और उसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसके अलावा अगर प्लेसेंटेशन एक्सियल है, जैसा कि आप यहाँ पे दूसरी पिक्चर में देख सकते हो, तो एक्सियल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि जो ओव्यूल्स हैं वो मल्टी लोक्यूलर ओवरी, मतलब एक ओवरी जिसके बहुत सारे लोक्यूल्स है उसके साथ ओव्यूल्स अटैच्ड है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मतलब बिल्कुल सेंटर में सारे के सारे आके इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों जो यहाँ पे थर्ड टाइप आती है दैट इज द पेराइटल। जो पेराइटल प्रेजेंटेशन है उसमें जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी की इनर वॉल पे या उसकी पेरीफेरी पे ग्रो करते हैं, मतलब उसकी जो बाउंड्री है वहाँ पे ओव्यूल्स ग्रो करेंगे। इसके अलावा
अगर ओव्यूल्स जो है बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस पे बिल्कुल बीच में ग्रो कर लें, कोई सेप्टा मतलब इनके बीच में कोई सेपरेशन, कोई बाउंड्री ना हो, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पर फ्री सेंट्रल। और जो सबसे लास्ट आता है प्लेसेंटेशन का, दैट इज बेसल। बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है बेटा, जो प्लेसेंटा है वो ओवरी के बेस पर डेवलप हो जाएगा और उसके साथ सिर्फ एक सिंगल ओव्यूल अटैच होगा। तो यहाँ पर भी आपको हर एक में एक एक एग्जाम्पल याद रखना है। जो आपका सबसे पहले था मार्जिनल, मार्जिनल में बच्चों आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो पी का, मटर के दाने का। एक्साइल वाले में आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो चाइना रोज का। पेराइटल वाले में आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो मस्टर्ड का। देन जो आपका फ्री सेंट्रल है, फ्री सेंट्रल में आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो प्रिमरोज का। और जो लास्ट है आपका बेसल, उसमें आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो सनफ्लावर का। तो क्योंकि मैंने आपको बताया जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है और अगर ये 5 मार्क्स में भी आएगा तो वहाँ पे आपको इसको डायग्रामेटिकली समझाना है। तो सिर्फ आपको इनके नाम, इनकी डेफिनेशन, इनके डायग्राम और इनका एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों फ्रूट। जो फ्रूट है आपको पता है कि जब प्लांट में फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जब कोई ओवरी राइप यानी कि पक जाती है या मैच्योर हो जाती है तो वो फ्रूट में बदल जाती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। कई फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के भी बन सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट में जो सबसे बाहर एक वॉल होती है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्प और इसके अलावा इसमें सीड्स होती हैं। जो पेरिकार्प होती है इसकी वो ड्राई एंड फ्लैशी, ड्राई मतलब बिल्कुल सूखी भी हो सकती है या फ्लैशी मतलब उसमें रस भी भरा हो सकता है। अगर पेरिकार्प बहुत ज़्यादा मोटी है, फ्लैशी है, तो आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। जो एपिकार्प है वो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, जो मीजोकार्प है वो मिडिल वाला पार्ट है और जो सबसे अंदर वाला पार्ट है उसे एंडोकार्प बोलते हैं। तो मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट बनता है उसे हम ड्रूप बोलते हैं। इसमें ओवरी मोनोकार्पल यानी कि सिंगल कार्पेल होता है और इनमें एक ही बीज होता है। मैंगो में जो पेरिकार्प है, क्योंकि मैंगो में आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी होता है, उसमें रस होता है, तो उसके अंदर हम पेरिकार्प को तीनों पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। लेकिन अगर आप बात करो मतलब इसके अंदर सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट है वो इसका एंडोकार्प है। जो हम खाते हैं, जो इसका गुद्दा होता है दैट इज़ मीजोकार्प और सबसे बाहर जो पतली सी लेयर होती है जो छिलका होता है दैट इज़ एपिकार्प। कोकोनट की अगर हम बात करें तो कोकोनट में सिर्फ मीजोकार्प ही हमें दिखता है, वो भी फाइब्रस होता है जिसमें बहुत सारे धागे जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो बच्चों सीड है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।